Students, today we are going to study chapter number 2 in the history section for class 8th from trade to territory. In this section, we studied about how the East India Company rulers ruled over India and how they established their ruling. So at first, we see that Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler, and in 1707, after this death, many Mughal governors just like Subedar, big Jamidars established regional kingdoms. इट मीन्स जब औरंगजेब बच्चों यहाँ पर एक पावरफुल मुगल रूलर्स होता है तो 1707 में उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या होता है, उसके जो कंपनी के जो छोटे छोटे सूबेदार होते हैं उसकी रीजन के और जो बिग जमींदार होते हैं वो वहाँ पर छोटी छोटी अपनी जो है रीजनल किंगडम्स बनाते हैं, छोटे छोटे राज्य बनाते हैं। और जब वो राज्य बनाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट से आती है। ईस्ट का मतलब है कि ये आप इस नक्शे में देख सकते हैं, इस मैप में देखिए दिखाया कि ब्रिटिश आइलैंड है। ब्रिटिश आइलैंड से होते हुए ये 7 सीज पार करते हुए सेंट हेलेना एक द्वीप है, और सेंट हेलेना द्वीप से होते हुए ये केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका के लास्ट साउथ में पड़ता है, वहाँ से होते हुए या इंडियन ओशन पार करते हुए गोवा के बाद सूरत और मद्रास और कलकत्ता, ये 4 जगह अपनी बस्तियां बसाते हैं, कॉलोनियल रूलिंग करते हैं। और ये यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर इनको ट्रेड अपना फैलाने के लिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो जैसे मसाले होते हैं, स्पाइसेस है, कार्डमम, इलायची है, और यहाँ का जो कॉटन है, सिल्क है, ये बहुत फेमस होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इंडिया का कॉटन और टेक्सटाइल और सिल्क वगैरह लेने के लिए वो यहाँ आते हैं, और साथ में कार्डमम ये सब लेकर के चीपर रेट पे लेते हैं, और चीपर रेट के बाद में इसको फिर वापस जाते हैं ब्रिटिश में और ब्रिटेन में जाकर के इसको महंगे रेट पे बेचते हैं। तो इस तरीके से ये सबसे पहले क्या करते हैं कि एक मर्केंटाइल कंपनी खोलने की सोचते हैं। मर्केंटाइल एक कंपनी होती है जिसमें 1600 ईस्वी में क्या होता है कि क्वीन एलिजाबेथ I एक चार्टर रूल पास करती है इंग्लैंड पार्लियामेंट से, और वो कहती हैं कि एक मर्केंटाइल कंपनी खोली जाए ताकि ब्रिटेन का ट्रेड जो है वो इंडिया में एक्सपैंड कर सके। और ब्रिटेन के ट्रेड को इंडिया में बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये मर्केंटाइल कंपनी खोलने की बात करते हैं। मर्केंटाइल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो दुकानदार होता है या जो व्यापारी होता है वो सस्ते रेट पे इंडिया से सामान खरीदता था, और उसके बाद वो सीधे जाकर के हायर रेट पर ब्रिटेन में इनको बेचता था। इससे क्या होता है कि जो इंडिया और ब्रिटेन दोनों जगह जो इन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइवल्स होते हैं, यानी कि इनके कुछ प्रतिद्वंदी भी होते हैं जो इनसे ज्वेलसी वश इनको ट्रेड को बढ़ने नहीं देते, तो उनको भी रोकने के लिए ये क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे ये इंडिया में आकर के कॉलोनीज बसाते हैं। तो वैसे तो हमें पता ही है कि 1498 में गोवा में सबसे पहले पोर्टुगीज एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसके बाद में हमारे देश में डच आए, फिर फ्रेंच आए, और फ्रेंच के बाद में ब्रिटिशर्स आए। अब ये जब आते हैं तो ये कंपटीशन करते हैं। ये कंपटीशन में क्या होता है कि जो इनकी राइवल कंपनीज होती हैं, जो इनके कॉम्पिटिटिव के रूप में यहाँ पर उतरती हैं, वो इनके ट्रेड को फ्लोरिश होने नहीं देना चाहती, और इन्हीं राइवल कॉम्पिटिटर से ये जीतने के लिए क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि जो राइवल शिप्स आते थे, यानी कि जो इनके प्रतिद्वंदियों के शिप्स आते थे, जैसे फ्रेंच के आते थे, डच के आते थे, तो उनके शिप्स को ये वहाँ पर रास्ते में ही रोक लिया करते थे। अब रोकने के लिए क्या इन्होंने किया कि धीरे धीरे इन्होंने इंडिया में ही अपनी रूलिंग इस्टेब्लिश की, और इंडिया में रूलिंग इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये इंडिया में ही अपनी कॉलोनीज बसाने लग गए। यहाँ पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे ऑफिसेस खोले, बॉम्बे वगैरह, मद्रास, कलकत्ता में, और वहीं पर इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ पे फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। फोर्ट इसलिए बनाते थे ताकि वो इंडिया का माल, इंडिया का सामान एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ से खरीदते थे। उनको डिफरेंट टाइप के वेयर हाउसेज में, गोडाउंस में भरते थे, और उन गोडाउंस में भरने के साथ साथ उनको सुरक्षित रखने के लिए इनको एक आर्मी भी चाहिए होती थी, और वो आर्मी जो थी ये उन फोर्ट्स में रखते थे। समझ में आया बच्चों? और फोर्ट में रखने के बाद में क्या करते थे कि ये धीरे धीरे उसका प्रोटेक्शन करने के लिए वो आर्मी यहाँ रखते थे। अब जब आर्मी रखेंगे तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, तो उसकी देखभाल के लिए, उसके मेंटेनेंस करने के लिए क्या था कि इनको जो है रेवेन्यू ना पे करना पड़े और इनका ट्रेड भी फ्लोरिश हो जाए। इस वजह से ये उस समय के जो मुगल एम्परर थे उनसे ये बार बार गुहार लगाते थे कि आप हमारा जो टैक्सेशन है वो माफ़ कर दीजिए। इसी क्रम में बच्चों यहाँ पर मुगल एम्परर औरंगजेब ने कई बार इनको फरमान भी इशू इन्होंने किया, मुगल एम्परर औरंगजेब ने, कि
चलिए पहले तो कंपनी को ये राइट दे दिया गया कि आप अपने ट्रेड को ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब ने कहा कि एक फरमान की जारी मतलब एक फरमान को जारी करते हुए कि ये अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं और उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि औरंगजेब ने जब एक ये फरमान जारी कर दिया और इनको छूट दे दी टैक्सेस में, तो इन्होंने कहा कि हमें और सुविधाएं चाहिए और हमें कंसेशन चाहिए। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो मुगल के नवाब थे, और मुगल का नवाब था उस समय औरंगजेब के बाद में मुर्शिद कुली खान, तो मुर्शिद कुली खान को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की और उसको भी इन्होंने क्या किया कि उनसे भी बार बार ये गुहार लगाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने कि हमारा टैक्सेशन माफ कर दिया जाए। लेकिन मुर्शिद कुली खान जो था वो इनको रोकता, मतलब इनको वो नहीं देता है, कोई भी टैक्सेशन में छूट नहीं देता है। तो मुर्शिद कुली खान का ही एक फॉलोअर होता है अली वर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। ये तीनों लोग जो है बारी बारी से बंगाल के नवाब बनते हैं। अब होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको ट्रेडिंग का राइट मिले और उसको फोर्टिफिकेशन वगैरह भी मिलता रहे, या फोर्टिफिकेशन या किला अपने बनाने के लिए भी उसको सुविधाएं मिलती रहे और उसको खाली बहुत सारा कुछ पे ना करना पड़े, इसलिए बार बार जो है गुहार लगाते थे बंगाल के नवाब से। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि जो मुर्शिद कुली खान है और सिराजुद्दौला, ये दोनों पहले तो इनके टैक्सेशन को माफ़ नहीं करते और ये उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं ये टैक्सेशन को देने से मना कर देते हैं और साथ में जो कुछ बड़े डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखते हैं और जो बंगाल का नवाब होता है उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ के ऑफिसर्स। अब इसी क्रम में क्या होता है कि जो कंपनी क्या कहते हैं कि जब ये ऐसे लेटर्स, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है और रिफ्यूज़ करती है टैक्सेशन के पे के लिए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो फूट डालो और राज करो वाली नीति अप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं कि मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान दोनों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं और सिराजुद्दौला को अकेला कर देते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि ये क्या करते हैं, पहले तो अपने सेटलमेंट को करने के लिए बहुत सारे गाँव खरीद लेते हैं, फोर्ट को रिबिल्ड कराते हैं और फिर धीरे धीरे प्लासी के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध ये इस तरह हुआ कि उस समय जो अली वर्दी खान था वो उसकी डेथ हो जाती है 1756 में और सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है। तो उस समय जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, वो एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी के जो रूलर्स होते हैं या कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इन बंगाल के नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बना लें, और इसीलिए क्या करते हैं कि ये बार बार जाके उससे गुहार लगाते हैं सिराजुद्दौला से कि आप हमारे कंपनी के ट्रेड के कंसेशन को बढ़ा दीजिए, हमें सुख सुविधाएं दीजिए। और ये ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि सिराजुद्दौला का जो प्रतिद्वंदी होता है, जो उसका राइवल होता है, वो होता है उसके राइवल से ये मिल जाते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिराजुद्दौला का दुश्मन होता है वो होता है क्या कहते हैं कि उसका नाम होता है ये अली वर्दी, सॉरी मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान और मीर जाफर ये दोनों को अपनी तरफ मिलाते हैं, तो और उनसे वादा भी करते हैं कि अगर हम सिराजुद्दौला से प्लासी के युद्ध में जीत गए तो हम उनको राजा बना देंगे, वहाँ का नवाब बना देंगे। और इसी क्रम में सिराजुद्दौला का एक वहाँ इसमें बहुत बड़ा राइवल उभर के सामने आता है जिसका नाम होता है मीर जाफर। मीर जाफर एक्चुअली क्या होता है, सिराजुद्दौला से अंदरूनी जो चिढ़ता था, बहुत जेलसी करता था और वो अंग्रेज़ों जाकर मिल जाता है और अंग्रेज़ कहते हैं उससे कि अगर हम प्लासी के युद्ध में जीत गए तो हम जीतेंगे ऐसे कि तुम उसके सेनापति हो, मतलब उसके चीफ कमांडर हो सिराजुद्दौला की सेना के, और तुम प्लासी के युद्ध में क्या करना कि अपनी सेना को लीड करने से रोक देना, तुम मत आगे बढ़ना, तो हम सिराजुद्दौला को बंदी बना लेंगे। और यही होता है, प्लासी का जब युद्ध स्टार्ट होता है 1757 में, तो सिराजुद्दौला जो प्लासी के मैदान में अकेला पड़ जाता है, मीर जाफर उसको छोड़ के भाग जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो एक कमांडेंट ऑफिसर आता है वो सीधे सिराजुद्दौला को अपने पास कहते हैं कि जो सिराजुद्दौला होता है उसको हरा देता है और मीर जाफर को अपनी फोर्स में मिला लेता है। और इस तरीके से बैटल होती ही नहीं है। और जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय कमांडर इन चीफ बन के आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक्चुअली क्या करता है, मीर जाफर को अपनी तरफ मिला करके जो इसका जो मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लेता है और सिराजुद्दौला को हरा देता है। और इस तरीके से सिराजुद्दौला की जो शक्ति है उसको क्रश कर दिया जाता है और बंगाल का नवाब एक बार जो है वो मीर जाफर को फिर से बना दिया जाता है। अब मीर जाफर जो बन गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली बन गया। अब जैसा चाहता है वैसा ही क्लाइव उससे अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए रूल रेगुलेशंस पास कराता है, उससे उससे कई तरह की ब्राइब्स लेता है, प्रिविलेजेस वगैरह लेता है, सुख सुविधाएं गेन करता है और टैक्सेशन भी पे करने से भी छूट ले लेता है। और इसी तरीके से जब मीर क्या कहते हैं, ये जो
मीर जाफर होता है, मीर जाफर का एक दूसरा प्रतिद्वंदी भी होता है मीर कासिम। तो कभी वो मीर कासिम को नवाब बनाता है बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, और जब मीर जाफर उसकी बात नहीं सुनता तो वो मीर कासिम को बना देता है, और जब मीर कासिम उसकी बात को सुनने से इनकार करता है तो वो फिर मीर कासिम पर अटैक करता है 30,000 सोल्जर्स के साथ में, और दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है। अब बंगाल का नवाब जो मीर जाफर है वो टोटली उसके हाथों की कठपुतली बन चुका था, और जैसा चाहता था वैसा ही रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपने तरीके से टैकल किया, उससे कई सारे प्रिविलेजेस लिए, कई सारी सुविधाएं ली, और अपने ट्रेड को फ्लोरिश करता रहा। अब क्या होता है कि जो नवाब होते हैं एक्चुअली वो नवाब केवल अंग्रेजों के हाथों के पपेट बन के रह जाते हैं, और इसीलिए उनको नबोब्स की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो खुद ही जब आता है यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर बन के, तो वो बहुत गरीब होता है उस समय, लेकिन जब वो यहाँ से जाता है 1767 में तो उसके पास लगभग 4,11,02 डॉलर्स की संपत्ति होती है। जब वो आता है तो 18 साल का मात्र होता है और बहुत गरीब होता है, लेकिन जब वो जाता है तो यहाँ पे से 4,11,02 रुपए की जो संपत्ति लेके यहाँ से वापस जाता है। तो हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करती है उसका, और वो एक्चुअली क्या होता है वो बहुत करप्ट हो जाता है, वो बहुत करप्ट कंपनी का ऑफिसर निकलता है बाद में, और उसके ऊपर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसके ऊपर केस भी चलता है, और फ्रस्ट्रेशन में आकर के रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि आप सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कमिट करता है। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव की डेथ हो जाती है। अब इस तरीके से देखा हमने कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1757 से 1857 में अपने ट्रेड्स को और बढ़ाती है, और अब धीरे धीरे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में एक और रूलिंग लगी कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको एनेक्स्ट करेगी। एनेक्स का मतलब होता है उत्तराधिकार करना, यानी कि जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई है 1764 में, उसमें जो कंपनी के ऑफिशियल रेजिडेंट्स होते हैं इंडियन स्टेट्स में, यानी कि जो भी इंडियन स्टेट्स के अंदर जो भी भारतीय राज्य ऐसे होंगे जहां पर कंपनी के ऑफिसर्स रहते थे या कंपनी की जो ब्रांचेस खुली हुई थी, वो क्या करते थे कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को, कमर्शियल एजेंट्स को वहाँ पे जॉब्स देते थे, और वो जॉब इसलिए देते थे ताकि कंपनी का जो ट्रेड है वो बढ़ सके। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि ये भी डिसाइड किया कि जो भी कंपनी जिसमें भी राज्य ये करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ पर भी जिस राज्य में खुलेगी भारत के, और अगर वहाँ पर जो वहाँ का उत्तराधिकारी मेल नहीं हुआ तो धीरे धीरे वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनाती थी कंपनी सबसे पहले, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंतर्गत उस राज्य के अंदर अपने कंपनी ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती थी। उसके बाद उनसे कहती थी कि आप हमारे सब्सिडरी अलायंसेस फोर्सेस को लें, यानी कि जैसे मान लीजिए कि बंगाल में उन्होंने बनाया तो बंगाल के नवाब से उन्होंने कहा कि आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए हम एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कंपनी एक फोर्स प्रोवाइड कराएगी, उसको बोलेंगे सब्सिडरी फोर्सेस, और उसके बदले में राजा को या वहाँ के नवाब को उस कंपनी के ऑफिशियल्स को और कंपनी को पैसा देना पड़ता था, टैक्सेशन पे करना पड़ता था। तो इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे अपने धन की बढ़ोतरी करती है, बढ़ाती जाती है अपना ट्रेजर, और राजाओं को मजबूर करती है कि वो उनके सब्सिडरी अलायंसेस को लेने के लिए मजबूर हो जाएं। और इसी क्रम में जो है बहुत सारे राज्य, जैसे कि मैसूर का राज्य होता है, मराठा का राज्य होता है, तो वो हड़प लेती है कंपनी। अब जैसे टीपू सुल्तान मैसूर का उस समय साउथ इंडिया में राजा होता है, और वहाँ का जो सुल्तान है टीपू सुल्तान, ये एक्चुअली क्या है, ये इसका पिता होता है हैदर अली। उसका राज्य था 1761 से 1782 में, और जब उसका टीपू सुल्तान उसका बेटा 1782 में वहाँ पर गद्दी पर बैठता है, तो वो पहले तो क्या करता है कि कंपनी के साथ कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं करना चाहता था। और एक्चुअली क्या है कि जो टीपू सुल्तान होता है उसके पास एक बहुत बड़ी मालाबार कोस्ट में बहुत बड़ी कंपनी होती है जिससे उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता था मैसूर को, क्योंकि वहाँ पर इलायची की खेती बहुत अच्छी होती थी। अब 1785 में क्या करता है कि जो टीपू सुल्तान होता है वो इलायची के सारे एक्सपोर्ट को, और जो चंदन की लकड़ी होती है, जो मसाले होते हैं, उनके एक्सपोर्ट को स्टॉप कर देता है अपनी किंगडम से, और वो कहता है कि जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनको केवल ट्रेडिंग करने के लिए अधिकार दिया जाएगा, लेकिन लोकल मर्चेंट्स को कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। और वो जो है टीपू सुल्तान वो ब्रिटिशर्स के साथ में संबंध अच्छे नहीं बनाता व्यापारिक, वो बल्कि फ्रेंच पीपल्स के साथ बनाता है, और उनके साथ मिलकर के अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज करता है। जब फ्रेंच पीपल के साथ में जो टीपू सुल्तान वहाँ जाके मिल जाता है तो ब्रिटिशर्स बहुत डर जाते हैं, और ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हैदर और टीपू सुल्तान ये बहुत ही एम्बिशियस हैं और ये एरोगेंट भी हैं, बहुत अकड़ू हैं, और इनसे हमें खतरा है। और इसीलिए 4 युद्ध होते हैं मैसूर के राज्य के साथ में, और लास्ट का जो बैटल है श्रीरंगपट्टनम का, उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, और इस तरह से मैसूर पे अंग्रेजों
अंग्रेज़ों का राज्य हो जाता है। अब आता है कि मराठा के साथ कैसे अंग्रेज़ों की कंपनी की वॉर होती है। लेट 18th सेंचुरी में कंपनी जो होती है वो ये सोचती है कि किसी तरीके से वो मराठों की पावर को भी हड़पना चाहती थी, मराठों के राज को भी हड़पना चाहती थी। तो इसीलिए जो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उस समय मराठों का राज होता है दिल्ली में। और दिल्ली में जो इनका चीफ सरदार होता है वो सिंधिया होता है। और इनके इनके साथ में जो सिंधिया के साथ में होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सभी मिलकर के एक अलायंसेस बनाते हैं। उस अलायंसेस का जो चीफ होता है, उस अलायंस को एक्चुअली बोलते हैं कन्फेडरेसी। और इनका जो ये अलायंस है, इस कन्फेडरेसी का जो सबसे बड़ा चीफ है वो है पेशवा। और पेशवा के अंडर में ये लोग दिल्ली में और सब जगह राज्य करते हैं। तो इनके पास एक इफेक्टिव मिलिट्री होती है और बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और इनका हेड बेस जो होता है वो कहाँ आता है, पुणे में होता है। अब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये उस समय के दो बहुत फेमस मराठा सोल्जर्स होते हैं लेट 18th सेंचुरी के। अब मराठों की जो के साथ भी बहुत ज़्यादा कंपनी के वॉर होते हैं बार बार। पहला वॉर 1782 में है। 1782 में जो पहला वॉर होता है उसके बाद में संधि हो जाती है, सालबाई की संधि। और उसके बाद में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1805 में, जिसमें कि ब्रिटिश जो राज्य होता है वो उड़ीसा को गेन कर लेता है और यमुना रिवर के साइड का एरिया, आगरा और दिल्ली, इस पर कब्जा कर लेता है। तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर है वो 1817 से 19 में होता है, जब में मराठों की जो पूरी पावर है उसको क्रश कर दिया जाता है, पूरा उसका पतन कर दिया जाता है। और मराठों के ऊपर पेशवा जो है उसको हटा देते हैं और बिठूर के निकट कानपुर में वो वहाँ पे पेशवा को खाली पेंशन पे भेज दिया जाता है। इस तरह जो है कंपनी का अधिकार जो है अब पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है विंध्यास के पहाड़ों पर, पहाड़ी रीजन्स पर, और राजस्थान, मराठा और महाराष्ट्र के रीजन पर। अब आता है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। ये जो क्लेम टू पैरामाउंटेसी का मतलब ये होता है कि जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता है 1813 से 1823, तो एक नया कानून लाता है पैरामाउंटेसी। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि कंपनी का ही अधिकार होगा पैरामाउंट और सुप्रीम पावर के रूप में, और इंडिया के जो स्टेट्स होंगे उनका कोई अधिकार नहीं, वो कोई भी बहुत सुप्रीम पावर के रूप में नहीं उभर के आएंगे। जो सारा का सारा अधिकार होगा वो कंपनीज का होगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा। और वो चाहे तो अपने इंटरेस्ट पर कोई भी जो राज्य है इंडियन किंगडम का उसको एनेक्स कर सकते हैं और उनके ही उत्तराधिकार में इंडियन के राज्य को रहना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ब्रिटिश की पॉलिसी जो होती है वो पूरा राज्य हड़पने की होती है। तो इसी क्रम में कित्तूर, कर्नाटका में ये वहाँ पर राज्य हड़पते हैं। एक वहाँ की रानी होती चन्नम्मा, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ में, पूरी पावर के साथ लड़ती है और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाती है कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत युद्ध लड़ती है। 1824 में वो अरेस्ट हो जाती है और जेल में 1829 में मर जाती है। फिर रयाना है, एक पुअर चौकीदार होते हैं संगोली के कित्तूर में उनका भी यही हाल होता है। धीरे धीरे हमने देखा कि उस समय बच्चों रशिया भी जो है बहुत वरीड होता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए 1830 में। तो रशिया की पावर को एशिया में ना फैलने देना, नॉर्थ वेस्ट रीजन में ना फैलने देने के लिए ब्रिटिशर्स जो होते हैं अपने आप को नॉर्थ वेस्ट में भी सिक्योर करने की बात सोचते हैं। और अफगानिस्तान में उस समय 1838 से 1842 के बीच में इनडायरेक्ट कंपनी रूलिंग चलाते हैं। उस समय सिंध जो होता है, सिंध जहाँ पे सिंधु नदी बहती है 1843 में, पंजाब, और उसके बाद पंजाब, तो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह होते हैं जो कि कंपनी के साथ कहते हैं कि पहले तो उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। और उनकी डेथ के बाद, महाराणा रणजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 से इनकी लड़ाई होती है सिखों की कई बार अंग्रेजों से, और 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर दिया जाता है, पंजाब पर भी पूरा कंपनी का अधिकार हो जाता है। अब आता है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये हड़प की नीति है। हड़प की नीति में क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल बनकर आता है 1848 से 1856 में। ये एक पॉलिसी लाता है जिसमें वो कहता है कि अगर कोई इंडियन रूलर है और इंडियन रूलर के पास कोई भी उसका मेल सक्सेसर नहीं है या मेल हायर नहीं है, मेल उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस किंगडम का पूरा राज्य जो होगा वो हड़प लिया जाएगा, लैप्स कर दिया जाएगा और उस पर पूरा कंपनी का अधिकार हो जाएगा। और इसी क्रम में सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इनके पास अपने कोई भी मेल उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, कोई भी इनके पास बेटा नहीं होता है। इसी वजह से जब राजा का कोई अपना बेटा नहीं होता है तो ये जो राज्य है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी लास्ट में ये हड़प लिए जाते हैं अंग्रेजों के थ्रू। तो अभी हमने देखा कि लास्ट में 1856 में क्या होता है, कंपनी जो है अवध को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है और अवध के ऊपर जो है ये ओब्लाइज बाय ड्यूटी, यानी कि अवध के नवाब के ऊपर बहुत सारे कर लगा देती है और उस नवाब को ह्यूमिलेट भी बार बार किया जाता है
और इस तरीके से अवध जो है वो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट भी होता है अवध के नवाब के साथ में, जो कि 1857 में ब्रेकआउट होकर के बाहर आता है और 1857 की क्रांति होती है, सभी को पता है। अब आता है कि इस तरीके से देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने गवर्नर जनरल 1773 में बन के आया और 1785 तक रहा। इसने कंपनी की रूलिंग को बहुत एक्सपेंड किया, कंपनी की पावर को बढ़ाया, पहले बम्बई फिर मद्रास, उसके बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश टेरिटरीज को इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स के रूप में बांट दिया। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी इनको प्रेसिडेंसीज बोलते थे। ये प्रेसिडेंसीज बंगाल, मद्रास, बॉम्बे इत्यादि में बनी और इनके द्वारा जो रूलिंग की जाती थी वो वहाँ के जो सबसे बड़ा रूलर होता था वो गवर्नर होता था। अब यहाँ का सुप्रीम हेड जो होता था इस एडमिनिस्ट्रेशन का वो कहलाता था गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो सबसे पहला गवर्नर जनरल बन के उभरा। उसके बाद में सेवरल गवर्नर जनरल हुए जो कि जस्टिस भी करते थे। 1772 में एक नया सिस्टम जस्टिस का सामने आया और वो अंग्रेजों ने ही लादा हमारे ऊपर, जिसमें दो कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत और दूसरा होता था दीवानी अदालत। दीवानी अदालत जो थी वो सिविल कोर्ट कहलाती थी। मौलवीज और हिंदू पंडित वगैरह जो थे वो इस इंडियन लॉ में पहले इंटरप्रेट करते थे। उन्होंने इसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो कलेक्टर्स होते थे वो अब जा करके इस सिविल कोड को चलाएंगे और क्रिमिनल कोड को अगर मुस्लिम्स में जो चलाएगा वो काजी कहलाएगा या मुफ्ती कहलाएगा। और ये जो काजी और मुफ्ती होंगे और जो ये हिंदूज में पंडित होते थे ये सारे के सारे लोग कलेक्टर्स का मतलब हुआ कि जो जिलाधिकारी होता था उसके अंडर में काम करते थे। अब आता है बच्चों कि जो ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे उनकी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि उनको धर्मशास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान था और 1775 में 11 पंडितों ने मिलकर के हिंदू लॉज को बनाया और एन.बी. हॉल्ट ने इसको पूरा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। 1778 में एक मुस्लिम लॉ का कोड बनाया गया जो कि यूरोपियन जजेस के द्वारा इनको बेनिफिट भी किया गया है। अब 1773 के रेगुलेशन एक्ट में एक न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया और उसमें सरदार निजामत अदालत ये बनाई गई और इसे कलकत्ता में सेटअप किया गया। अब जो प्रिंसिपल फिगर था इंडियन डिस्ट्रिक्ट का यानी कि भारतीय जिलों का सबसे जो प्रिंसिपल फिगर था वो था कलेक्टर वो व्यक्ति होता था जो कि मेनली जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्सेशन कलेक्ट करता था और उसका अधिकार होता था कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना और वो भी किसके साथ में, वो उसके जजेस के, पुलिस ऑफिसर्स के, दरोगास के साथ मिलकर के कहते हैं कि यहाँ की अथॉरिटी को, यहाँ के रूल रेगुलेशन को, टैक्सेशन को मेंटेन रखना। अब आता है कंपनी आर्मी। अब कंपनीज की आर्मी में हमने ये देखा यहाँ पर बनाया गया है कि जो कंपनीज ने अपनी आर्मी में अब धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स को भी कहते हैं भर्ती करना शुरू कर दिया था। इसमें मुगल आर्मी में जो सवार हुआ करते थे वो ट्रेंड सोल्जर्स होते थे और इन्फेंट्री में पैदल सवार हुआ करते थे और इनको तीरंदाजी, आर्चरी वगैरह सिखाई जाती थी, तलवारबाजी चलाना ये सब सिखाया जाता है। ये सब मुगल एम्परर में सिखाया जाता है। लेकिन इनको अब जो तलवारबाजी या तीरंदाजी करते थे अब इनको धीरे धीरे छोटी छोटी गन्स दे दी जाती थी और उस समय की जो गन्स होती थी 18th सेंचुरी में अवध और बनारस में जब इनका रूल इस्टेब्लिश किया गया था तो उसमें प्रोफेशनल सोल्जर्स को इस्टेब्लिश किया गया। अब इनकी जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे इनमें धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ जो सिपाही होते थे इंडियन सोल्जर्स को इन्होंने सिपाही की संज्ञा दी और इन सिपाहीज को इन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया, नियुक्त करना शुरू कर दिया। इनके पास जो वारफेयर टेक्नोलॉजी थी यानी कि जो युद्ध से लड़ने की कला थी वो 1820 में इन्होंने चेंज कर दी और अब इन्होंने क्या किया कि जब ब्रिटिश एम्पायर की फाइटिंग हुई बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में तो वहाँ पर सोल्जर्स के हाथों में छोटी छोटी गन्स, हैवी गन्स दे दी जाती थी जो कि हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, जो कि छोटे छोटे सोल्जर्स के थ्रू जो मिलिट्री में जो छोटे छोटे सोल्जर्स होते हैं वो भारी भारी गन्स रखते हैं, उनको बोलते थे मस्केट्स। और दूसरी गन्स होती थी मैच लॉक्स में क्या होता है कि जो गन पाउडर है वो डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, गन पाउडर में आग लगा दी जाती है मैच स्टिक्स के थ्रू और इस तरीके से आग लगा करके वो लोग ये मस्केट्स और मैच लॉक रखते थे और इस तरीके से लड़ाई करते थे। तो हमने ये देखा बच्चों अब तक कि किस तरीके से प्रोफेशनल सोल्जर्स को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो सोल्जर्स इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में, इनके साथ हमेशा वो डिस्क्रिमिनेशन करते रहे कास्ट और रिलीजन्स के बेसिस पर और लोगों के अंदर हमेशा कारतूस की जो वहाँ कारतूस इस्तेमाल किया जाता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हमने इस लेसन का यही कंक्लूजन अब तक निकल के आया है कि ये लगभग 1857
में 63% टेरिटरी जो थी और 78% पूरी पॉपुलेशन इंडिया की जो है लगभग कंपनी के अधीन हो चुकी थी और कंपनी का कंप्लीट राज हो गया था 78% तक। और इस समय जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था जो दूसरे टेरिटरी पर वो भी पड़ रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे इंडिया पर एक छत्र समान राज्य कर चुकी थी। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन अब यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।